चलो हो गया। जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मुझे उम्मीद है कि आपने पॉलिटी के भाग 1, भाग 2 को अच्छे तरह से पढ़ लिया होगा और भाग 3 के मैंने अनुच्छेद 31 तक करवा दिया था, जिसमें हमने जो पैतृक संपत्ति थी उसको हटा के और हमने 300 के काम में जोड़ दिया है। इस चीज़ को मैंने 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ही समझा दिया था। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35। देखिए, हर चीज़ को रिवाइज करते चलिएगा, बार बार देखिएगा, लिख लीजिएगा, तो चीज़ें याद होते जाएंगी और समझ में भी आएंगी। और जहाँ भी जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का आंसर दूंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो अभी अपन ने 14, 15, 16, 17 ये जितने पढ़ते आए अभी तक 31 तक, ये जितने भी मूल अधिकार हैं ना, इन अधिकारों को अधिकार बनाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन? अनुच्छेद 32 मूल अधिकार बनाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का हनन करता है, हनन मतलब कोई भी, अगर जैसे मान चलो मेरा मूल अधिकार है कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर मुझे सभा करने का अधिकार है, और इस पर कोई हस्तक्षेप करता है तो डायरेक्ट मेरे मूल अधिकार पे हस्तक्षेप कर रहा है, या कोई छुआछूत के काम करता है, तो अनुच्छेद 32 ये कहता है कि इन चीज़ों के लिए 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। रिट क्या होता है? याचिका होता है, जिसके संबंध में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे हम कोई अपराध करते हैं तो हमको या तो जिला कोर्ट जाना पड़ता है, या तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। मतलब हाई कोर्ट जब आगे रेफर करती तब जाके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मूल अधिकारों को हनन होता है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये बात अनुच्छेद 32 में कही गई है। तो आप किसी को भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे मूल अधिकारों का हनन होगा तो मैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ डायरेक्ट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसी में। अब एक तो प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की, उसको आत्मा कहा जाता है संविधान की, लेकिन अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को तो कहा ही जाता है, अम्बेडकर साहब ने कहा। अब ये जो 5 प्रकार के रिट हैं, ये क्या क्या है इनको समझ लीजिए। सबसे पहला है हवियस कर्पस। हवियस कर्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब जो बंदी बनाया गया, अपराधी जो है या जो भी, तो जो भी बंदी है, मतलब जिसको भी, मतलब जो भी सजा किया है, जिसने भी नहीं किया, जो भी है, उसको थाने लाया गया है। तो ये कहा जाता है कि इसके तहत 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में सह शरीर उपस्थित करना बहुत ही अनिवार्य है। शरीर के साथ उपस्थित करना 24 घंटे के अंदर में। ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यही कहता है, यानी बंदी को प्रत्यक्ष करना 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में। यही बात इसके पहले रिट में। दूसरा रिट क्या कहता है? मेंडेमस। मेंडेमस मतलब होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या कार्यपालिका का कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि जो भी सरकारी व्यक्ति है, जो भी है, जो गवर्नमेंट से लाभ ले रहा है और काम कर रहा है, उसका सही से अपना कार्य करना जरूरी है। ये बात समझ गए? अब आता है अधिकार प्रच्छदा कोवेरेंटो। अधिकार प्रच्छदा कोवेरेंटो क्या बोलती है आप समझिए। ये कहती है कि कोई व्यक्ति का जो काम है वो उससे ऊपर लेवल का काम नहीं कर सकता है। मतलब मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, मतलब हर व्यक्ति के लिए नहीं है ये, जो मतलब उस पोस्ट पे हैं, जैसे मतलब मान के चलिए कि कोई सरकारी नर्स है। आप भी जानते हैं कि जो डॉक्टर होगा एमबीबीएस, थोड़ा अच्छा पढ़ा लिखा सही साठ जो सरकारी होगा वही ऑपरेशन कर पाएगा। तो जो नॉर्मल नर्स है वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकती, नहीं तो ऐसे में तो कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो यही बोलता है, अधिकार प्रच्छदा की बात करता है कि ऐसे कोई भी किसी भी काम को नहीं कर सकता है। जो काम जिसका है वो वही करे, उससे हाई लेवल का ऊपर का काम नहीं कर सकता है, नहीं तो व्यवस्थाएं और चीज़ें पूरी बिगड़ जाएंगी। ये तीसरा रेट था। अब आता है चौथा रेट, जो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मेरा कोई जुर्म है, कुछ भी है, और मेरे पे मतलब ऐसा है कि हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। उस देखिए सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी रखती है। अगर मेरा केस बहुत बड़ा सा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, ऐसा लग रहा है कि यार हाई कोर्ट को इस मामले में थोड़ा रोक देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, तो प्रतिषेध का मतलब रोकना ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को जब रोक देती है, कोई भी फैसला सुनाने से रोक देती है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ, तो इसी चीज़ को बोला जाता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब आता है दूसरा सर्ट सर्ट सर्टोरियर। अब जो है पांचवा आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उत्प्रेक्षा होता है कि जब हाई कोर्ट जो है कोई आदेश सुनाती है अपना, मतलब मान के चलिए उसने मेरे को सजा दे दी कोई सी भी, और सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि ये सजा ठीक नहीं है,
इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे दंगे फसाद या बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले को रद्द कर देती है उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं, और जब रोक देती है उसको प्रतिषेध कहते हैं। ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 32 समझ में आया आपको अच्छे से। आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जैसे अब मूल अधिकार को हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वैसे ही आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन दोनों को याद रखना है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। क्योंकि देखिए कुछ राज्यों में ऐसा होता है जो बहुत दूर है, मान के चलिए हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, चलो ठीक है, पूरे केरल के नीचे। तो इन्होंने बोला कि चलिए ठीक है 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, कुछ और दिक्कतें हैं। तो फिर एक अनुच्छेद में एक चीज़ को जोड़ा गया कि 226 अनुच्छेद के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद क्या है कि और जो अन्य मामले रहते हैं ना, जैसे अन्य मामले मतलब कोई और अदर मामले हैं, तो अगर उसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो वो अनुच्छेद 139 के तहत जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 139 के तहत अन्य मामलों में हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार के मामलों में जाते हैं। मूल अधिकार के मामलों में हाई कोर्ट 226 के तहत जाते हैं। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है, इस चीज़ को समझिए। मान के चलिए कि हमारे देश में कोई आपातकाल स्थिति आ गई या कुछ भी आ गया, तो आपने देखा होगा आजकल वैसे भी जानते हैं आप हमारे देश की मीडिया कितना गंद फैला रही है, तो जिससे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। जो चीज़ें बहुत ईजी और आसान है ना, उन चीज़ों को और ज़्यादा जटिल जो हमारा चौथा स्तंभ बना रहा है, जो है हमारी जहर उगलती मीडिया, जो कि बहुत ही गंदा बना रही है चीज़ों को। मीडिया हुआ, गुप्तचर हुए, जो भी ये चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा सरकार रोक लगा देती है जब आपातकाल स्थिति रहती है। तो यही बात अनुच्छेद 33 में कही गई है। ठीक है, संसद में हुआ, सेना में हुआ, मीडिया में हुआ, इन सब गुप्तचर जो होता है, इनमें सब में क्या होता है कि संसद, सेना, मीडिया, इन चीज़ों में जो होता है गुप्तचरों में मूल अधिकार को इनके सीमित कर देती है। इनके मूल अधिकार जो रहते हैं इनको पूरा सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। अब अनुच्छेद 34 क्या कहता है, इस चीज़ को समझिए। अनुच्छेद 34 कहता है कि जो एक होता है, देखिए हम जैसे कोई गलती करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम जाते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब आर्मी वाले कोई गलती करते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, उनके लिए अलग से एक कोर्ट होती है जिसको मार्शल लॉ बोला जाता है। वो मार्शल लॉ जो होता है वही उसकी ही बात जो है, क्योंकि उनका भी तो अपना अधिकार है ना, वो कहाँ जाएंगे। तो वो जो मार्शल लॉ होता है वो अनुच्छेद 34 के तहत आता है। और अनुच्छेद 34 के तहत आता है, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जब हमारे देश में आपातकाल स्थिति लगती है और ये जब ये चलती है, क्या बोलते हैं अपनी सेना जब जगह जगह लगती है, तो मार्शल लॉ जो है ये लागू हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड में आया, सिस्टर मेरी आई, गेट ओपन करके 1 मिनट में आया बस। ठीक है, मार्शल लॉ समझ में आ गया। ठीक है, जो आर्मी वगैरह के लॉ रहता है, जो कोर्ट रहती है, इसी को मार्शल लॉ कहा जाता है। अस्पा आपने नाम सुना होगा, वो इसी के तहत आता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ वगैरह की बात अनुच्छेद 34 में कही गई है, और 33 में गुप्तचर, मीडिया, इन सब के जो मूल अधिकार, इनको अधिकार जो है इनको सीमित कर दिया जाता है कि आपको ये सब नहीं बोलना है, ये सब कर दिया जाता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद जो 35 है ना, ये क्या करता है, जो हमारे जितने भी अभी तक हमने भाग 3 में जो भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, इनको सख्ती के साथ लागू करने की बात कौन करता है, ये अनुच्छेद 35 करता है। अंत में है, इसलिए ये जो जितने भी अभी तक हमने पढ़े मूल अधिकार, जो 12 से लेकर अभी तक पढ़े, इनको सख्ती से लागू करने, क्योंकि मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इनको सख्ती से लागू करने की बात कौन करता है, अनुच्छेद 35 करता है। तो ये हो गया अपने मूल अधिकार। आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। हमने भाग 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए। आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा रहा हूँ, उसको भी समझिएगा। अब ये तो हमारे होगा, अब हम भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 में जो चीज़ है उससे ही रिलेटेड मैं आपको एक छोटी चीज़ समझा रहा हूँ। देखिए, आपने कई बार स्टेट एक टर्म सुनी होगी, स्टेट स्टेट स्टेट। स्टेट का केवल मतलब राज्य नहीं होता है। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि स्टेट मतलब यार राजस्थान हो गया, दिल्ली मतलब ये हो गया अपना मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, केरल हो गया, ये स्टेट को ही स्टेट बस बोलते होंगे, स्टेट का यही मतलब है। नहीं, स्टेट का मतलब होता है, मान के चलिए बिजली विभाग है, ये बैंक विभाग है, ये अपने आप में एक स्टेट होता है। मतलब ये अपने कुछ रूल बनाते हैं
कि जैसे बिजली विभाग है, ये अपने कुछ रूल बनाएगा। बैंकिंग विभाग है, ये अपने कुछ रूल बनाता है। एसएससी अपने आप में एक स्टेट है, ये अपने कुछ रूल बनाते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, अपने जो कार्य है उसको सही से संचालित करने के लिए अपने कुछ ये लोग रूल बनाते हैं, इसलिए इनको स्टेट कहा जाता है। हर एक चीज़ अपने आप में एक स्टेट है। आपकी घर की व्यवस्था अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि आप अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन चलाते हैं कि 8 बजे से पहले हम खाना खा लेंगे, हम जो है हर संडे कहीं घूमने जाएंगे, तो अपने आप का एक रूल हो गया, अपने आप की एक सरकार हो गई, अपने आप का एक स्टेट हो गया। तो हर एक चीज़ अपने आप में एक स्टेट है। ये चीज़ समझ गया कि स्टेट का मतलब ये होता है। हर एक जो भी कार्य या विभाग है वो अपने आप में एक स्टेट होता है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। अब कल हम एक नए भाग को पढ़ेंगे, भाग 4 को, और उसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ तक कि अच्छे से रिवाइज कर लेना, चीज़ों को समझ लेना। इसके आगे जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते जाएंगी। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।